गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए इस पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे वो सारे अकाउंट से अलग अलग थे। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का अलग पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट अलग पढ़े हैं, उसके बाद बैलेंस शीट को अलग पढ़े हैं। अब जो आज से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को एक साथ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डालेंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले ऊपर में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो है एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए क्या प्रिपेयर करने को बोल रहा है। तो इसमें प्रिपेयर करने को बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बोल रहा है। तो तीनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपेंड होता है ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, और बैलेंस शीट डिपेंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग को दिख रहा होगा, सबसे पहले ऊपर में शीर्षक लिखा गया है। ठीक है, क्या शीर्षक है? राम श्याम का व्यापार एवं लाभ हानि खाता। देखिए, व्यापार एवं लाभ हानि खाता मतलब दोनों को एक साथ बनाया है, या तो हम लोग दोनों का फॉर्मेट अलग भी रख सकते हैं और दोनों का फॉर्मेट एक साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों अकाउंट हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राम श्याम। ठीक है, डेट देखिए क्या है, दिनांक 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष का, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2000। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन जो है जो एग्जाम्पल नंबर 6 को जो सॉल्व किया गया है ये पूरा हिंदी में सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश वर्ड भी जो है बताता चला जाऊँगा। अब देखिए, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, ये आपको दिख रहा है यहाँ से, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और उसके बाद यहाँ से जो सॉल्व किया है, ठीक है, उसके नीचे से जो सॉल्व किया है, यहाँ से जो सॉल्व किया है ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, तो देखिए चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, व्यापारी खाता हो या लाभ हानि खाता हो, दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। देखिए डेबिट में क्या होता है कि जितने भी व्यापार के जितने भी खर्च, व्यय या हानि होते हैं उसको हम लोग किधर लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, ये डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष है। क्लियर है? तो जितने भी खर्च और जितने भी हानि होते हैं वो हम लोग किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, और जितने भी आय और लाभ होते हैं वो हम लोग किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, चाहे व्यापार खाता हो या लाभ हानि खाता हो, बस फ़र्क ये होता है कि व्यापार खाता में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है और लाभ हानि खाता में डेबिट पक्ष में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। सिर्फ फ़र्क इतना ही है। ठीक है, तो व्यापार खाता जो होता है प्रत्यक्ष व्यय एवं आय से संबंधित होता है, और लाभ हानि खाता जो होता है अप्रत्यक्ष व्यय एवं लाभ से संबंधित होता है। ठीक है, आय से संबंधित होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्यापार खाता प्रिपेयर करेंगे। तो व्यापार खाता में सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग को मिल जाएगा प्रारंभिक स्कंध। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। देखिए दिया हुआ है प्रारंभिक स्कंध कितना है, 950 रुपये। उसके बाद देखिए क्रय, तो क्रय क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से प्रत्यक्ष व्यय है। ठीक है, क्रय कर रहे तो पैसा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो क्रय डेबिट में लिखे, कितना है 1680 रुपये। ये हो गया आपका क्रय 1680 रुपये। क्यों लिखिए उसके अमाउंट को अंदर, क्योंकि क्रय वापसी भी है, तो क्रय में से हमेशा क्रय वापसी को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। ठीक है, ये देखिए क्रय वापसी को क्या कर दिए, माइनस कर दिए 150 रुपये। 1680 रुपये में से क्रय वापसी 150 रुपये माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 1530 रुपये। उसको हम लोग क्या किए, राशि कॉलम में, अमाउंट कॉलम में लिख दिए। ठीक है, उसके बाद गाड़ी भाड़ा। देखिए गाड़ी भाड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरियज इनवर्ड। ठीक है, क्योंकि
देखिए गाड़ी भाड़ा आपको दो तरह का मिलेगा, एक आंतरिक गाड़ी भाड़ा और एक बाहरी गाड़ी भाड़ा। तो अगर आंतरिक गाड़ी भाड़ा दिया है मतलब कैरियज इनवर्ड है, ठीक है, तो वो व्यापार खाता में आएगा। और बाहरी गाड़ी भाड़ा दिया हुआ है मतलब कैरियज आउटवर्ड, तो वो आपका लाभ हानि खाता में डेबिट पक्ष में आएगा। दोनों ही डेबिट पक्ष में आएंगे, बस ये है कि खाता किस खाता में पुटअप करना है वो चेंज हो जाएगा। देखिए गाड़ी भाड़ा जो है इसको लिखेंगे हम लोग कैरियज, किस नाम से लिखेंगे, कैरियज के नाम से लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए गाड़ी भाड़ा हो गया, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 125 रुपये। उसके बाद वेजेस, ठीक है, मजदूरी, मजदूरी देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 900 रुपीज़, 900 रुपये, ठीक है। अब देखिए आपको दिख रहा है डेबिट साइड में व्यापार खाता में सकल लाभ, तो सकल लाभ हम लोग क्या किए हैं, निकाले हैं, ठीक है, वो हम लोग का आंसर है व्यापार खाता का। तो अब आ जाते हैं क्रेडिट में। अब देखिए क्रेडिट में सबसे पहला मत जो है, पहला आइटम जो है वो क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको सेल्स। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स, कितना दिया हुआ है, 3190 रुपये। विक्रय को इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जिस तरह से क्रय में से क्रय वापसी माइनस किए थे, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, विक्रय में से विक्रय वापसी माइनस कर देंगे। तो इसीलिए क्या किया गया है कि विक्रय का अमाउंट जो है विवरण कॉलम में लिखा गया है। अब विक्रय में से विक्रय वापसी माइनस कर देंगे। विक्रय वापसी कितना है, 125 रुपये। 125 रुपये माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 3065 रुपये। उसको हम लोग क्या करेंगे, राशि कॉलम में लिखेंगे। क्लियर है। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखिएगा अंतिम स्कंद। अंतिम स्कंद जो होता है वो हमेशा आपको क्वेश्चन के बाहर दिया रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के बाहर देखिएगा जो फॉर्मेट बना हुआ है क्वेश्चन का, उस फॉर्मेट के बाहर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 1250 रुपये। मैं आपको बता दूं क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा आइटम्स है जिसका दो जगह पर लिखा होता है। एक तो आपको व्यापार खाता में दिख रहा है अंतिम स्कंद 1250 रुपये, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का लेखा जो होता है बैलेंस शीट में होता है, ठीक है, चिट्ठा में होता है। तो चिट्ठा में जैसे हम लोग चिट्ठा बनाएंगे उस समय बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, दोनों साइड का टोटल देखना है, किधर का टोटल ज़्यादा आया है। तो हम लोग को दिख रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। किधर का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का। दोनों टोटल को जोड़ेंगे, देखिए इसको दोनों को जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है 3065 और 1250, कितना आ रहा है 4315, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4315 को दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। अब इस 4315 में से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे। डेबिट का टोटल ये है, ठीक है। डेबिट का टोटल देखिए जितना भी आ रहा है 950, 1530, 125, 900 और 810, उस सॉरी 810 नहीं, 810 तो हम लोग निकाले हैं, ठीक है। क्या माइनस करेंगे, 950 प्रारंभिक स्कंद और क्रय जो है वापसी माइनस करने के बाद 1530, गाड़ी भाड़ा 125 और मजदूरी 900 रुपये। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, देखिए 810 रुपये। मतलब आय में से व्यय को घटा रहे हैं, ठीक है। आय में से क्या घटा रहे हैं, क्रेडिट का टोटल क्या होता है, आय होता है, और डेबिट का टोटल क्या होता है, व्यय होता है। तो आय में से व्यय को घटाने पर क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। पर किस टाइप का लाभ, सकल लाभ, ठीक है। व्यापार खाता में हमेशा क्या आएगा, सकल लाभ आएगा या तो सकल हानि आएगा। सकल हानि कब आएगा, जब डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा और उसमें से क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्रिटिकल है, बहुत कम क्वेश्चनों में ऐसा होता है, क्योंकि व्यापार हो रहा है तो व्यापार में सकल लाभ जो है चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, अब लाभ हानि खाता बनाएंगे, ठीक है। अब जो है लाभ हानि खाता, देखिए इसी में फॉर्मेट जो है एक साथ बना दिया, चाहे तो हम लोग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्यापार खाता में हम लोगों ने सकल लाभ निकाला है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा ऊपर में जो सकल लाभ हम लोग निकाले हैं ये, ठीक है। लाभ हानि खाते को अंतरित भी लिखा हुआ है। तो इस सकल लाभ को हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि खाता में अंतरित करेंगे। अंतरित करेंगे मतलब ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना आया था, 810 रुपये आया था। उसको हम लोग क्या करेंगे, साइड चेंज होता है जब ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। एक खाता से दूसरे खाता में जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका साइड क्या होता है, चेंज हो जाता है। सकल लाभ व्यापार खाता में किधर आया था, डेबिट में आया था। और लाभ हानि खाता में किधर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि व्यापार खाता हो या लाभ हानि खाता हो,
उसका डेबिट पक्ष जो है एक्सपेंसेस एंड लॉस से संबंधित होता है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि व्यापार खाता में प्रत्यक्ष व्ययों को लिखा जाता है और लाभ हानि खाता में अप्रत्यक्ष व्ययों को लिखा जाता है। तो मैं इसका एक पूरा डिटेल बता दूंगा आपको एक वीडियो में कि प्रत्यक्ष व्यय किसको बोलते हैं और अप्रत्यक्ष व्यय किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, और क्रेडिट में व्यापार खाता हो चाहे लाभ हानि खाता हो, क्रेडिट में किन मदों को लिखा जाता है? जो आय एवं लाभ से संबंधित होता है, इनकम एंड प्रॉफिट से संबंधित होता है। तो जो व्यापार खाता का जो सकल लाभ आया है उसको हम लोग लाभ हानि खाता में किधर ट्रांसफ़र करेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये लाभ है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड प्राप्त ब्याज। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब इनकम है। ठीक है, तो इनकम को हम लोग लाभ हानि खाता में किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको देख लीजिएगा, प्राप्त ब्याज इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना दिया हुआ है? 80 रुपये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं, अप्रत्यक्ष व्यय दिए हुए हैं, वो उसमें सबसे पहला नंबर क्या है? वेतन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैलरी। ठीक है, देखिए वेतन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 425 रुपये। उसके बाद कार्यालय व्यय, कार्यालय व्यय भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष व्यय होता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लाभ हानि खाता में लिख रहे हैं। कितना दिया हुआ है कार्यालय व्यय? ऑफिस एक्सपेंसेस, कार्यालय व्यय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना दिया हुआ है? 150 रुपये। उसके बाद व्यापारिक व्यय, तो व्यापारिक व्यय भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष व्यय होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं? लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में लिखे हैं। अब व्यापारिक व्यय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, व्यापारिक व्यय ट्रेड एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 50 रुपये। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? अप्राप्त ऋण। ठीक है, अप्राप्त ऋण को इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेब्ट्स, और इसका दूसरा नाम हिंदी में है डूबत ऋण। ठीक है, अप्राप्त ऋण या डूबत ऋण दूसरा नाम है और इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेब्ट्स। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 80 रुपये। उसके बाद किराया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंट। ठीक है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 120 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कर एवं दर। ठीक है, टैक्स एंड रेंट, सॉरी रेट, टैक्स एंड रेट, कर एवं दर को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स एंड रेट। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 65 रुपये। ठीक है, ये भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष व्यय होता है, इसलिए लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में इसका लेखा किए हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए अब क्या हो रहा है, किधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है? अब देख सकते हैं आप जोड़ के, चाहे डेबिट का टोटल को भी जोड़ना पड़ेगा आपको और क्रेडिट का भी टोटल को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग को दिख रहा है कि दोनों साइड का टोटल क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। डेबिट का टोटल भी 890 रुपये आ रहा है और क्रेडिट का टोटल भी कितना आ रहा है? 890 रुपये आ रहा है। तो इस कंडीशन में ना तो शुद्ध लाभ आएगा, देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है लाभ हानि खाता में शुद्ध लाभ, क्या लिखा हुआ है? नील लिखा हुआ है, नील। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो शुद्ध लाभ आ रहा है ना तो शुद्ध हानि आ रहा है। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता, ठीक है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता तो हम लोग क्या करते? इस टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस कर देते। ठीक है, और डेबिट के टोटल को माइनस करने के बाद क्या आता? शुद्ध लाभ आता। ठीक है, या तो हम लोग डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देते तो क्या आता? शुद्ध हानि आता। क्लियर है? पर इस क्वेश्चन में ना तो शुद्ध लाभ आ रहा है ना तो शुद्ध हानि आ रहा है। कारण क्या है कि दोनों साइड का टोटल क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले ऊपर में शीर्षक लिखेंगे राम श्याम का चिट्ठा, बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम, और ब्रैकेट में नीचे में लिख देंगे 31 दिसंबर 2000। ठीक है, अस ऑन, इंग्लिश में लिखेंगे अस ऑन 31 दिसंबर 2000। क्लियर है? तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग का रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल हिंदी में दिया था, इसलिए मैं आपको हिंदी में
और इंग्लिश में जो उसका जो है बता दे रहा हूँ वर्ड इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए चिट्ठा आप लोग के लिए नया है बिल्कुल। अकाउंट तो आप लोग पहले पढ़ चुके थे, पर चिट्ठा आप लोग के लिए इस चैप्टर में बिल्कुल नया है, इस बुक में आपके लिए बिल्कुल नया है। तो देखिए चिट्ठा दो साइड होता है। आपका जो बायां पक्ष है वो क्या होता है, दायित्व होता है, और आपका दाहिना पक्ष जो है वो क्या होता है, संपत्तियां होता है। दायित्व को इंग्लिश में लायबिलिटीज़ बोलते हैं और संपत्तियां को इंग्लिश में एसेट्स बोला जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, दायित्व पक्ष में आ जाते हैं। ठीक है, लायबिलिटीज़ कॉलम में आ जाते हैं। अब लायबिलिटीज़ कॉलम में पूंजी, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पूंजी। पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो आप लोग कैपिटल जो होता है वो किसी भी व्यापार का क्या होता है, दायित्व होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले जब बैलेंस शीट का जब फॉर्मेट बता रहा था उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल में क्या किया जाता है, शुद्ध लाभ को जोड़ा जाता है और शुद्ध हानि को घटाया जाता है। तो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, ठीक है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना तो प्रॉफिट निकल के आया, ना तो ना नेट प्रॉफिट निकल कर आया, ना तो नेट लॉस। ठीक है, तो इसलिए ना तो नेट प्रॉफिट को जोड़ेंगे, ना तो नेट लॉस को घटाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आहरण, सबसे नीचे में दिया होगा आपके फॉर्मेट में, क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, आहरण को इंग्लिश में ड्रेविंग बोलते हैं। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 450 रुपीज़, 450 रुपये। तो जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता रहा था उसमें बताया था कि आहरण को हमेशा कैपिटल में से घटाया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यापार का स्वामी जो है अपने निजी उपयोग के लिए क्या कर रहा है, व्यापार से पैसा निकाल रहा है। तो पैसा निकाल रहा है मतलब पूंजी में से ही निकाल रहा है। तो पूंजी में से निकाल रहा है तो उसका पूंजी क्या हो रहा है, ऑलरेडी कम हो रहा है। तो इसलिए क्या किया जाता है, पूंजी में से आहरण को घटाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पूंजी दिया हुआ है कितना, 4000 रुपये, उसमें से आहरण को माइनस कर दिए 450 रुपये, कितना आया, 3050 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में लेनदार, लेनदार क्या होता है, दायित्व होता है। क्रेडिटर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कैसे दायित्व होता है, तो व्यापार का स्वामी व्यापार कर रहा है, तो जो उसने जो माल बेचने के लिए जो खरीदा होगा, अब किसी से तो खरीदा ही होगा, परचेस किया ही होगा। तो मान लेते जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपने रायपुर के व्यापारी से माल खरीदा बेचने के लिए। तो रायपुर के व्यापारी को क्या है, आपको पैसा देना होगा। अब आप व्यापार कर रहे हैं तो कुछ नकद भी खरीद रहे हैं और कुछ उधार भी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उधार खरीद रहे हैं तो वो रायपुर का व्यापारी आपके लिए क्या हो गया, लेनदार हो गया। तो लेनदार हमेशा क्या होता है, दायित्व होता है। ठीक है, तो दायित्व को हमेशा बाएं पक्ष में ही लिखा जाता है। अब देखिए लेनदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 680 रुपये। ठीक है, तो केवल दो ही आइटम्स आएगा दायित्व पक्ष में, क्योंकि क्वेश्चन में केवल दो ही दायित्वों का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए अब एसेट्स पक्ष में, तो संपत्तियां आपको समझ में आना चाहिए कि संपत्तियां किसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है फर्नीचर। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा फर्नीचर दिया हुआ है, पहले पेज में दिया हुआ है, डेबिट साइड में फर्नीचर दिया हुआ है 550 रुपये। फर्नीचर को इंग्लिश में फर्नीचर ही बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया फर्नीचर, कितना दिया हुआ है, 550 रुपये। उसके बाद यंत्र एवं मशीनें, तो यंत्र एवं मशीनें जो होती है वो भी क्या होता है, एसेट्स होता है। इसलिए क्या कर रहे हैं, परिसंपत्तियाँ, संपत्तियाँ साइड में क्या कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। अब यंत्र एवं मशीनें जो होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है, 750 रुपये। अब देखिएगा उसके बाद क्या दिया हुआ है उसके बाद है अंतिम स्कंद। तो अंतिम स्कंद जो माल बिकने से रह गया है, साल के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स होता है। ठीक है, तो एसेट्स हमेशा एसेट साइड में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ही बताया था अभी जब स्टार्ट कर रहा था, तो अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक का लेखा दो जगह पर होता है। ठीक है, एक व्यापार खाता के क्रेडिट पक्ष में और एक जो है बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में। तो देखिए अंतिम स्कंद को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ है, 1250 रुपये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है देनदार, सेकेंड पेज में आप लोग को मिलेगा देनदार। देनदार को इंग्लिश में बोलते हैं डेप्टर। ठीक है,
तो देनदार आपको देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1250 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में देखिएगा देनदार के जस्ट नीचे में बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक, ठीक है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 300 रुपये। आपका बैंक में रोकड़ रखा हुआ है, कैश रखा हुआ है, तो आपके क्या होगा, एसेट्स होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश एट बैंक के नीचे हस्तस्थ रोकड़, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैश इन हैंड, मतलब हाथ में रोकड़, ठीक है। हाथ में रोकड़ का मतलब यही है कि आपके पास एसेट्स अवेलेबल है। कैश का मतलब ये होता है कि आपके पास संपत्ति है, चालू संपत्ति बोला जाता है इसको, करंट एसेट्स, ठीक है। तो देखिए कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 130 रुपये, ठीक है। अब बैलेंस शीट का मतलब यही है कि अगर दोनों साइड बराबर नहीं आता है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तो व्यापार खाता में गलत हुआ है, या लाभ हानि खाता में गलत हुआ है, या तो बैलेंस शीट में गलत हुआ है। तो देखिए दोनों साइड का बराबर आ रहा है। ये डेबिट का दायित्व पक्ष का टोटल कितना आ रहा है, 4230 रुपये, और संपत्ति पक्ष का टोटल भी कितना आ रहा है, 4230 रुपये। इसका मतलब यही है कि हम लोग का आंसर सही है, ठीक है। अगर आंसर में थोड़ा भी अंतर आता है, बैलेंस शीट के टोटल में, दायित्व पक्ष के टोटल में और संपत्ति पक्ष के टोटल में थोड़ा भी अंतर आता है, इसका मतलब हम लोग का सॉल्यूशन जो है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपको सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्टि देगा। बैलेंस शीट जो है वो आपको सेटिस्फाइड किस तरह से करेगा कि जब दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा, हम लोग का आंसर सही हो रहा है, ठीक है।